अमर उजाला से समाज न्यूज एजेंसी के लिए मैं यहाँ नेटवर्क लेकर मैं आया हूँ। एक कार्यक्रम है उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल विकास परिषद की ओर से, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम। उत्तराखंड सरकार के मंत्री, वन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुबोध पुनियाल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। उनसे हमने बात कर ली है उत्तराखंड की संस्कृति, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के बीच जो पुल का इन्होंने काम किया है। इन्होंने यह भी कहा है कि देवभूमि के लोग यहाँ देवताओं के राजदूत के रूप में इन्होंने अपने लोगों से गढ़वाली भाषा में बात की है, अपनी भाषा से कैसे जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार क्या क्या काम कर रही है समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि वन मंत्री हैं, पर्यावरण संरक्षण की भी बात करेंगे। तो इन्हीं मुद्दे के ऊपर हम इनसे बात करते हैं। और सर, एक विशेष बात यह है कि आपके यहाँ भालू की बड़ी समस्या बनी हुई है, जो आपने बात सबसे बड़ा जिस तरह से आप देख रहे हैं पर्यावरण लगातार कुछ हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का व्यापक प्रभाव हो रहा है। ये आप देखा कि नवंबर दिसंबर के महीने अभी आज जनवरी में जाकर के पानी गिरा और पहले पानी नहीं मर इतना चाहिए। अगर ग्लेशियर सुबह तो गंगा यमुना का अस्तित्व होने के बाद कैसे भारतीय संस्कृति को दूसरा पर्यावरण आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हालात यही रहे तो 2081 में टेम्परेचर 72 डिग्री हो जाए। तो 72 डिग्री टेम्परेचर में क्या आप मानव जीवन के बढ़ने की संभावना पर विचार कर सकते हैं? इसलिए आज प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस है, पूरी दुनिया का फोकस है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से रिसाइकल इकोनॉमी और ये आपका एक पेड़ माँ के नाम और लाइफ मिशन लाइफ, जिसमें कि अपने जीवन में पानी को बचाना, प्लास्टिक को खत्म करना और पेड़ लगा करके पर्यावरण को बचाने में हर व्यक्ति की भागीदारी हो, कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने। तो आज आपने देखा कि भालू का जो आपने बात की, भालू अगर इतनी लंबी जीवन में मैंने पहली बार भालू का इस तरह व्यवहार करने के सदियों से भालू और जो सहस्तित्व है मानव और वन्यजीव का, उस सहस्तित्व की भावना से काम हो रहा है। लेकिन भालू जिसमें एग्रेसिव होकर के जिसमें तमाम भालू के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है मानव चर्चा करने वाली अल्टीमेटली उसका कारण यही निकला जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। जो ये जो जीव हमारे हैं, जो ऐसी स्पीशीज है जो जड़ों में हाइबरनेशन में चल जाती थी सीजन लोड और 3 महीना छोटी थी और उसी को खाना खाया गया। लेकिन इस बार हाइबरनेशन में न जाना और कुछ इरिटेशन में मानव के साथ संघर्ष बढ़ना, ये बहुत चुनौती आने वाले समय में कि आपको पर्यावरण को बचाने को आज की तारीख में सबसे बड़ी चैलेंज के रूप में लेना होगा। पर्यावरण बचा करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाना। सर, आपने AI पर बात की है कि जो आपकी भाषा है, क्या वो AI उसको रिसीव कर रहा है, उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? AI में हमारा एक नौजवान बच्चों और एक सवाल भी है जिन उन्होंने AI पे गढ़वाली भाषा में काम किया और एक अच्छा ऐप उन्होंने बनाने का काम किया, बना चुके हैं, जिसमें आप हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी भाषा में उससे पूछिए और उसको वो तुरंत आपको गढ़वाली में ट्रांसलेट करेगा, प्रोनाउंस भी करेगा। और इससे कहीं ना कहीं बच्चों की क्यूरियोसिटी होगी अपनी भाषा को सीखने की। ये कहा कि मैं भाषा मंत्री हूँ, मैंने कहा कि उसमें कुमाऊनी भाषा का भी तैयार किया और लगभग तैयार हो चुका है। और जब गढ़वाल और गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषाओं का ये तैयार हो जाएगा ये AI बेस में, तो इसको निश्चित रूप से भाषा विभाग इसको लॉन्च करेगा ताकि और मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हमारे उत्तराखंड के लोग रहे हैं वो अपनी भाषा को समझने में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बच्चे जो कई पीढ़ियों से बाहर रह रहे हैं वो भी अपनी भाषा से जुड़ेंगे। तो हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि जो भी कौम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ी कर पाती वो कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकती। संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति को भी जाने, अपनी भाषा को भी जाने, अपने संस्कारों को भी जाने और उनके वाहक के रूप में आगे बढ़े। सर, एक बात आपने राजनीतिक बात की कि आपके यहाँ परिसीमन होना है, क्या पूरे देश में भी परिसीमन होना है और वहाँ के कई एरिया में आबादी बहुत ही कम है। देखिए, हमारे यहाँ पलायन की बहुत बड़ी समस्या है और पलायन को रोकने के लिए भारत सरकार ने पलायन रोकने के लिए एक आयोग भी बनाया। इसके अलावा कृषि मंत्री भी रहा हूँ 5 साल, तो 5 साल में हमने कृषि मंत्री के रूप में ऐसी योजनाएं तमाम बनाई जिससे कि कृषि सेक्टर को बढ़ावा मिले और लोग वहाँ पे रुक सकें। लेकिन देखिए, इस राज्य का निर्माण विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में
और जो भी लखनऊ में अगर आपको प्राइमरी स्कूल 5 लाख का बनाना हो और उसी स्कूल को आप डंगी में बनाना 5 लाख तो सोचेंगे बेमन, लेकिन एक समान मानक थे जिस कारण हमारा विकास नहीं हो पाया। और आज की तारीख में 25% की अपनी यात्रा पूरी की है, इस बार की 25% मान लीजिए। कुछ लोग निराशावादी होते हैं और निराशावाद कभी भी आदमी को आगे नहीं बढ़ाता। तो आदमी को आशावाद होना चाहिए। 25 वर्षों की यात्रा में चाहे सड़कों का प्रश्न हो, चाहे बिजली और विद्युतीकरण का प्रश्न हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस का प्रश्न हो, चाहे टेक्निकल कॉलेजेस का प्रश्न हो, चाहे यूनिवर्सिटी का प्रश्न हो, चाहे जिस पहाड़ में लोग पूरे देश को पानी देने का काम कर रहे हैं वहाँ पे पानी का जो अभाव था, तो आज लिफ्टिंग के माध्यम से, जल जीवन मिशन के माध्यम से गाँव-गाँव में पानी पहुँचाने का प्रश्न हो। इस राज्य में 25 वर्षों में बहुत लंबी दूरी तय है। सर, यहाँ से लोग अपना परिसीमन के वक्त आपने निवेदन किया है है जाने का। लेकिन आज है क्या, मनुष्य का प्रभाव होता है, मनुष्य सुविधाएं चाहता है। और हम लोगों के समय में हम लोग कहते थे कि इंग्लैंड को कहते थे 7 समुंदर पार, अंग्रेजों को कहते थे फिरंगी आए। आज हर बच्चा, हम सोचते थे न्यूयॉर्क कैसा होगा, वाशिंगटन कैसा होगा, लंदन कैसा होगा। आज हर बच्चा IT के ज़माने पे अपने मोबाइल में सारी दुनिया देख रहा है। उसकी भी इच्छा होती है मुझे भी सुविधाएं मिले। इसलिए आज हमारी सरकार का फोकस है अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण, वहाँ पे अवस्थापना सुविधाएं देना। क्योंकि अगर पर्वतीय क्षेत्र में पलायन नहीं होगा तो इसके दो, एक तो राजनीतिक नुकसान इसका है कि पर्वतीय राज्य की अवधारणा खत्म हो जाएगी। दूसरा नुकसान देश का, हम देश की सीमावर्ती राज्य, अगर सीमाएं खाली हो गई तो निश्चित रूप से ये सामरिक दृष्टि से भी देश के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, कारगिल में जब पाकिस्तान की फौज घुसी थी तो किसी IB एजेंसी ने, भारत सरकार की किसी एजेंसी ने नहीं पकड़ा, एक स्थानीय चरवाहे ने सूचना दी थी कि पाकिस्तानी फौज घुस गई। इसी तरह अगर सीमा खाली हो जाएगी तो अगर दुश्मन देशों से दूसरे देशों के लोग अगर हमारे यहाँ घुस गए तो पता नहीं चल पाएगा। उसके लिए बड़ी पूरे देश के लिए बहुत अच्छा चीज है। इसलिए भारत सरकार का फोकस भी है, हमारी सरकार का फोकस भी है कि पलायन को रोकें। और साथ ही साथ जो ये हमारी जनसंख्या पलायन के कारण जो एक राजनीतिक संकट भी है पर्वतीय राज्य के अस्तित्व में, उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हमारे आदमी अपने गांव में जनगणना में जरूर शामिल हो, ताकि जनसंख्या हमारी कम ना हो। और उस जनसंख्या के आधार पर जब परिचय होगा तो पर्वतीय राज्य की अवधारणा को हम संरक्षण भी दे सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। सर, आपने गढ़वाली भाषा में बात की यहाँ के लोगों को, तो कैसा लग रहा था कि जब आप अपने लोग गढ़वाल के लोगों के बीच में आया था और गढ़वाल के लोग गढ़वाली कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मुझे लगा मुझे भी गढ़वाली में इंटरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिन भर में हम लोग तमाम तरह के लोगों से जब अपने समाज से, अपने समुदाय से मिला जाता है तो अच्छा लगता है। क्योंकि आप देखिए, बंगाली आपको दो मिलेंगे, कभी भी आपको बंगाली भाषा के अलावा बात करते नहीं मिलेंगे, पंजाबी मिलेंगे, पंजाबी भाषा में बात करेंगे, साउथ इंडियन मिलेंगे, अपनी भाषा में बात करते हैं। हमारे यहाँ राज बनने के बाद लोगों का आपसी विश्वास होना है और अपनी हमारे भाषा का संरक्षण संवर्धन भी तेजी से। एक साथ शंकराचार्य का जो विवाद चला था, आप लोगों ने शायद कोई धार्मिक आयोजन के लिए उनको निमंत्रण दिया है, स्वामी रविशंकर के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग धर्म के वाहक उनको उनका काम करते रहोगे। अच्छा, एक सवाल और है सर, आपकी सरकार में कुछ जो नंदा देवी राज यात्रा को स्थगित किया है, तो कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए सारे साथ करेंगे। भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, चुनाव में अपने अपने मत लोग देते हैं, तो जो ज्यादा मत होता है उसी जाता है। हमारी सरकार ये चाहती है कि नंदा जात यात्रा की जो उसकी भव्यता है, उसकी जो लोगों में धारणा है नंदा देवी के प्रति जो श्रद्धा है, उसी श्रद्धा उसी भव्यता के अनुसार जिसको उसका आयोजन करेगा। इसीलिए जो संकट बढ़ रहे हैं, इसीलिए यह था कि उसको सब सारी चीज़ों का आपस में वार्ता करने के बाद एक भव्य नंदा देवी यात्रा हो, ताकि उनकी महिमा भी बनी रहे और यात्रा की भव्यता भी। और एक अंत में एक राजनीतिक सवाल है आपसे कि आपने चंडीगढ़ के लोगों को एक राजनीतिक सीख दी है कि अलग अलग संस्था बनाओ, लेकिन एक अम्ब्रेला के बीच खड़ा हो। आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि दिल्ली में पूर्वांचल के विधायक और सांसद अधिक, तो चंडीगढ़ में आपके पार्षद भी बने, तो कैसे अधिक से अधिक पार्षद? भारत इसका आपने क्या संदेश दिया? और लोकतंत्र में आप जानते हैं, भारत विभिन्न एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के, विभिन्न राज्यों के लोग,
लेकिन हर राज्य के लोगों में अपने एक उनका जुड़ा होता है, अपने यहाँ से ज़्यादा जुड़ा निश्चित रूप से होता है। उसमें लोकतंत्र में उनकी आवाज़ सरकार तक मजबूती से पहुँचे, इसलिए जरूरी है कि उनके प्रतिनिधि भी जाए। तो प्रतिनिधि जाने के लिए जैसे आपने देखा कि पूर्वांचल के जितनी जनसंख्या पूर्वांचल की दिल्ली में उतनी जनसंख्या उत्तराखंड की भी है, लेकिन पूर्वांचल के जो प्रतिनिधित्व है वो उत्तराखंड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको दिखेगा। पार्लियामेंट में भी उनके लोग हैं जो दिल्ली से चुन के जाते हैं, पूर्वांचल तो आते ही आते हैं अपने राज्य से, तो दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के हितों की रक्षा करते हैं। इसी तरह मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ हमारे भारी मात्रा में बाहर आते हैं और जितनी उनकी जनसंख्या उस हिसाब से उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तभी मिलता है जब अपनी आप ताकत का एहसास कराते हैं। ताकत का एहसास तभी होगा जब आप देखते हैं बंद मुट्ठी में ताकत होती है। आप अपने लोगों को, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड, आपने अपने लोगों को देवताओं का राजदूत कहा। देखिए, मैं इलाहाबाद में रहा हूँ और जब भी किसी से मिलता था तो लोग कहते थे साहब आप तो बद्रीनाथ हैं, आप केदारनाथ हैं। आप लोगों की श्रद्धा पहाड़ के लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो वो श्रद्धा बनी रहे उसके लिए जरूरी है कि हमारा एक अपनी परंपरा के हिसाब से जो संस्कार हमारे हैं, जो हमको देवभूमि का लोग के लोग कहते हैं, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार भी है, ताकि लोगों में हमारे प्रति जो आस्था है वो बनी रहे और बनी। तो ये थे उत्तराखंड के वन और संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल जी। हमने इनसे बात की। आप देखते रहिए अमर उजाला। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।